Hello students, welcome you all to our channel, that is Eduventures Learning. We were talking about the chapter 9, that was heredity and evolution. In the last videos we have did all the topics related to heredity. Today we are gonna start with evolution. The chapter 9 heredity and evolution is divided into two parts. The first one, that is heredity, we have already completed. The second part, evolution, it is not coming in the CBSE board exams for the session of 2021, but it is most important topic for the ICSE students. That's why we are completing this one also. Those who want to go through the videos only for the study material or for the knowledge, they can go for both the topics and all the videos. Those who want only the revision of last things that is important for exams, they must go through the topics that are related to heredity. Okay, so starting with what is evolution. Evolution is the change in the characteristics of a species over several generations and relies on the process of natural selection. You have to concentrate on the words that I am underlining over here. Characteristics, natural selections, these words are gonna help us in the overall chapter of this topic. And these things are actually very important to understand, because if in the initial time, if you are not getting these topics, you won't be able to understand the whole chapter. So listen to these topics very carefully. Evolution is the change in the characteristics. Evolution actually क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है कि इवोल्यूशन एक ऐसा चेंज है, एक ऐसा डेवलपमेंट बोल सकते हो आप, जो कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में आया है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हम लोग जब बहुत हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे वो एप्स के फॉर्म्स में होते थे या फिर बहुत ज़्यादा मंकीज से रिलेटेबल हुआ करते थे, तो उन्होंने कैसे खुद को डेवलप किया या उनके कौन कौन से स्टेजेस रहे जिन्होंने उसमें डेवलपमेंट किया, एंड देन फाइनली उनको ये रिजल्ट, लाइक हमारे जैसा स्ट्रक्चर, हमारे जैसा बॉडी, हमारे जैसा लिविंग, इस तरह की चीज़ें हम लोग अडॉप्ट कर पाए. तो ये जो चेंज है फ्रॉम एप्स टू ह्यूमन बीइंग्स टू अ डेवलप्ड मॉडर्न मैन, इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन. इवोल्यूशन रिलाइज ऑन देयर बीइंग जेनेटिक वेरिएशंस. इवोल्यूशंस जो हैं वो जेनेटिक वेरिएशंस में भी हो सकते हैं, विच अफेक्ट्स द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम लोग फिनोटाइप भी बोलते हैं, उसे भी इफेक्ट करता है. ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द जेनेटिक थिंग्स जो हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमारे दिखते हैं. लाइक जैसे पहले हम लोग खाते थे, हम लोग पीते थे, हम लोगों का रहना कैसा हुआ करता था, हमारे टीथ्स, हमारे लुकिंग, हमारे बॉडी है, ये सब बहुत सारे तरीकों में चेंजेस आई है. जो मंकीज़ को अगर आप देखो अभी, तो मंकीज़ जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेयर्स होता है. हमारे जो एप्स, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके बॉडी में भी सिमिलरली इसी तरह की चेंजेस थी. उनके चिन नहीं थे, उनके जो टीथ हैं, जैसे आज हमारे एकदम प्रॉपर्ली शेप्ड टीथ हैं, माउथ है, प्रॉपर शेप में चिन है, चीक्स हैं, उनके वैसे नहीं हुआ करते थे. तो जैसे जैसे उनमें चेंजेस आता गया, वैसे वैसे हमारे में भी आया. तो दैट वाज जेनेटिक वेरिएशन. ठीक है, वी हैव टुक सो मेनी ऑफ थिंग्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स. हमारे नाक उनके जैसे हैं, हमारे कान उनके जैसे हैं. ठीक है, तो ये बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशंस हैं. और दूसरे उससे जो असर पड़ा वो है हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, फिजिकल अपीयरेंस पे. हम लोग किस तरह से आज के टाइम पे वॉक करते हैं. जैसे मंकीज़ को अगर आप देखे हो तो वो अपने चारों लिम्स यूज़ करते हैं, दोनों हाथ दोनों पैर यूज़ करते हैं टू वॉक और टू क्लाइंब ऑन द ट्री. हम लोगों को चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ दोनों पैरों की ज़रूरत पड़ती है. तो ये हमने अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस लाया है. फ्रॉम एप्स टू मॉडर्न ह्यूमन, हमने ये चेंजेस खुद में डेवलप किया है. या फिर इन अदर लैंग्वेज, इवोल्यूशन इज अ स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. इवोल्यूशन जो है एक स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है, वेयर बाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जहाँ लाइफ के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, एज यू नो ह्यूमन बीइंग्स और ट्रीज और एनिमल्स जो हैं, ये लाइफ के सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं. हम लोग ह्यूमन बीइंग्स में इतने ज़्यादा सेल्स हैं, इतने ज़्यादा चीज़ें होती हैं एक साथ, कि ह्यूमन बीइंग्स को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ कहा जाता है लिविंग बीइंग्स में.
have emerged from simpler forms through million of years. ये changes आने में, ये evolution होने में thousands of millions of years लग जाते हैं. कुछ छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करते 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 फाइनल एक लुक देने में या फिर फाइनल एक अपीयरेंस बनने में. और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं आज जैसी दिखती हूँ 1000 ईयर्स के बाद भी जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. You don't look very much similar to your parents. Your clothing have changed, your walking style has changed. आप जो खाने में पसंद करते हो, आप जिस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप में, जिस तरह की आपकी मेंटालिटी है, वो आपके ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा वेरिएंट है. तो ये जो चीज़ें हैं ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. इवोल्यूशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. The term evolution has been derived from a Latin word. Keep this word in mind. Maybe this question can come in MCQs or fill in the blanks type of things. So what is the term from where this evolution word has came? Was a Latin word that was evolver, means unroll, changing, keep on changing, right? Evolution is of two types. What are those two types? केमिकल इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. केमिकल इवोल्यूशन क्या है और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हुए यहाँ पे पढ़ेंगे कंप्लीटली. ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का डेफिनेशन क्या है, केमिकल इवोल्यूशन और क्या है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. स्टार्टिंग विथ केमिकल इवोल्यूशन. जैसा आपको नाम से ही अगर आप पता कर सुन के इतना कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं इस टॉपिक्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में. तो केमिकल इवोल्यूशन मतलब वो चीज़ें जो केमिकल से रिलेटेड है. ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो नेचुरली होती है, मतलब नेचर की वजह से हमारे अंदर है. वी कांट चेंज इट और वी कांट टेक कंट्रोल ओवर इट. ठीक है, तो what are the definitions of these two? It is the formation of a complex organic compound. केमिकल इवोल्यूशन जो है फॉर्मेशन है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फ्रॉम सिंपल कंपाउंड और एलिमेंट. छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर या उन्हें कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाना, बड़ी चीज़ों में चेंज करना, दैट इज नोन एज केमिकल इवोल्यूशन. What is organic evolution? It is the formation of complex form. Complex form का ही यहाँ पे भी formation हो रहा है, पर कैसे हो रहा है? Simple form of life से हो रहा है. ठीक है, लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर तोड़कर मरोड़कर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाना. जैसे आप जानते हो जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, बहुत सारे सेल्स और बहुत सारे टिश्यूज से बना हुआ है. तो जो सेल और टिश्यू है वो क्या है? सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ है. और ये जो इतने सारे हमारे बॉडी के मतलब इतने सारे सेल्स और टिश्यू मिलके जो हमारा बॉडी फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का बन रहा है, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म. तो सिंपल फॉर्म से सेल्स और टिश्यू से हमारे पूरे बॉडी को फॉर्म करना, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. ठीक है. नाउ व्हाट इज टाइम ऑफ अकरेंस? कब होता है ये केमिकल इवोल्यूशन और कब होता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन? तो टाइम ऑफ अकरेंस, इट इज अकर्ड एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. ये जो केमिकल इवोल्यूशन होता है ये ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पे ही होता है. मतलब कि जितने भी हमारे अंदर केमिकल इवोल्यूशंस होने के हैं वो सब एट द टाइम ऑफ आवर बर्थ ही हो जाते हैं. ठीक है, जब हम लोग पैदा होने वाले होते हैं या पैदा होते हैं उसी समय ये चेंजेस हमारे लाइफ में आ जाते हैं. और ये जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस होते हैं वो हर दिन बढ़ रहे होते हैं, हर दिन चेंजेस आते हैं हमें, हर दिन हम लोग कुछ नया सीखते हैं जो हमारे बॉडी को, हमारे फिजिकल अपीयरेंस को डिफर करता है, वेरिएंट बनाता है. ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है. रिवर्सिबिलिटी मतलब कौन सी चीज़ें कब चेंज हो सकती हैं, लाइक केमिकल इवोल्यूशन चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है. तो केमिकल इवोल्यूशन जो है वो इरिवर्सिबल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते. ठीक है, हम लोगों को जो जन्म से मिला है वो अंत तक, हमारे डेथ तक हमारे साथ ही रहेगा. इट इज़ इरिवर्सिबल. एंड द नेक्स्ट इज रिवर्सिबल. मतलब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी कुछ कंपोनेंट्स जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं लाइफ में जो रिवर्स हुई जा सकती हैं, जिनको भूला जा सकता है, जिनको वापस से डिलीट करके अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल
आप बचपन में खाना खाना सीखे हो, दैट इज अ इवोल्यूशन, ठीक है। आप बंदरों की तरह खाना नहीं खाते हो, यू टेक बनानाज एंड फ्रूट्स इन अ प्रॉपर प्लेट एंड देन यू ईट, ठीक है। आप जब बहुत छोटे थे तो आपको फोक से खाना नहीं आता था, आप नॉर्मली बस अपने हाथ से उठाते थे एंड यू ट्राई टू गल्प इट, राइट। देन आपने धीरे धीरे ये सीखा कि आपको बहुत अच्छे से उसे च्यू करके खाना है, तो आपने वो एक चेंज लाया। देन आपने ये सीखा कि आप जो फ्रूट्स खा रहे हो उसको फ्रूट फोक से खाना चाहिए, तो आपने फोक से खाना सीखा धीरे धीरे, ठीक है। अब आप जब ये सीख गए कि फोक से कैसे खाना है, स्पून से कैसे खाना है और किन चीज़ों को कैसे खाना है, अब आप दाल को तो फोक से नहीं खा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल, ठीक है। आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपने जो एक बार सीख लिया वो परमानेंट है। आप अगर हाथ से फ्रूट्स को खाना सीख गए हो तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा हाथ से ही खाओगे, आप फोक से खाना भी उसे सीख सकते हो, इट इज़ रिवर्सिबल। नाउ व्हाट इज स्पीड ऑफ इवोल्यूशन, कैसे होते हैं ये चेंजेस, ठीक है। इनका जो प्रोसेस है वो फास्ट होता है या स्लो होता है, तो जो केमिकल प्रोसेस है वो फास्ट प्रोसेस है। 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं, और ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है भैया, स्लो प्रोसेस है। हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं तो बहुत स्लोली एंड स्टेडिली हम लोग धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। ये जो केमिकल प्रोसेस है इसके बारे में किसने बताया था, AI ओपरिन, इन्होंने बताया था केमिकल इवोल्यूशन के बारे में सारा कुछ हमें। और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ये मिस्टर डार्विन के बारे में हम लोग और भी बहुत सारा डिस्कशंस करेंगे, ही इज़ अ ग्रेट मैन। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई है हेरिडिटी से रिलेटेड, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने लाइफ में, ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का जितना भी फंडामेंटल्स हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, जितने भी फैक्ट्स हमारे सामने आए, वो सब हमें चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने ही बताए हैं। Now coming to theories of evolution, there are two theories of evolution. Actually there are a lot of theories of evolution, but according to our syllabus we have to read only about two, the theory given by Lamarck and the theory given by Mr. Robert Darwin. In this video we will be discussing about the theory given by Lamarck. In the other video we will be talking about Charles Robert Darwin. Okay, so starting with theories of evolution, French biologist Jean Baptiste de Lamarck, इनका जो पूरा नाम है, जैसे हम लोग इनको अभी लमार्क बोल रहे थे, his full name is Jean Baptiste de Lamarck, came out with an evolutionary theory, ठीक है। ये एक बहुत ही आश्चर्यचकित और एकदम दुनिया हिला देने वाली थ्योरी के साथ आए, और उनका प्रपोजल क्या था, दैट द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस इवोल्यूशन वाज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो इतने सारे इवोल्यूशंस हो रहे थे उसके पीछे का जो कारण था, जो उसके पीछे लग कर वो इवोल्यूशन करवा रहा था, दैट वाज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। Now what are inheritance of acquired characters, इसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में इसके पहले वाले टॉपिक में हेरिडिटी में भी हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होता है। तो आई गेस दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर, बट स्टिल आई विल गिव अ शॉर्ट ग्लांस ऑफ इट। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग अपने एंसेस्टर्स से थ्रू जेनेटिक ही हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ये अडॉप्ट किया है अपने पेरेंट्स से कि आप बॉय हो या गर्ल हो, जेनेटिक चेंज, ठीक है, ये हो गया एक जेनेटिक चेंज। दूसरा आप ये एक्वायर कर सकते हो कि आपके फीचर्स कैसे हैं, लाइक आपके अगर हेयर्स ब्राउन हैं, ब्लैक हैं, आईज कैसी है, नोज कैसी है, आप शॉर्ट हाइटेड हो या लॉन्ग हाइटेड हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं हमारे पेरेंट्स से आई हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वो, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है इवोल्यूशन का। अब जैसे कि कुछ इन्होंने मिस्टर लमार्क ने हमें ये बताया कि जितने भी चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं, जो इवोल्यूशन आ रही है हमारे अंदर, जो हम लोग चेंजेस करते जा रहे हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग बंदर हुआ करते थे, देन धीरे धीरे हम लोग सुधरे, देन हम लोग सिर्फ पहले जानवर खाया करते थे, ह्यूमन बींग्स लाइक एप्स,
वो यूज टू ईट ओनली एनिमल्स, हंटिंग करते थे, पोचिंग करते थे और फिर उसे खा लेते थे। जब एनिमल्स कम होने लगे तो वो लोग पेड़ से तोड़ के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने लगे। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा तो रहे थे, इतने सारे लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते, हर जगह बस जंगल जो है या जहाँ पे भी वेजिटेशंस है वो ख़त्म करते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन तब तक इन्हें सिर्फ खाना आता था, उगाना नहीं आता था। दे वर नॉट नोइंग हाउ टू डू एग्रीकल्चर। तो फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और कहाँ से आएंगे? एक टाइम आएगा जब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो धीरे 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 इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन किया, जैसे फायर का इन्वेंशन किया, क्लोथ्स का इन्वेंशन किया, टूल्स का इन्वेंशन किया जिससे इन लोग एनिमल्स को मारते थे। ठीक है, खुद को सेव करने की कोशिश करने लगे। अब ये लोग खा रहे थे एनिमल्स को, तो शेर भी तो इनको खाएगा। तो वो सारी चीज़ें ये लोग अपने अकॉर्डिंगली चेंज करने लगे। देयर इज़ अ कहावत इन संस्कृत, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, लाइक इट्स नॉट संस्कृत, एक्चुअली इट इज़ इन संस्कृत बट वी हैव चेंज्ड इट टू हिंदी, कि आविष्कार की जननी जो होती है ना वो होती है ज़रूरत। ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है। दैट मीन्स अगर आपको नीड है, इफ़ यू नीड एनीथिंग देन यू विल डू समथिंग टू ग्रैब दैट। अगर आपको खाने की ज़रूरत है तो आप बनाना भी सीखोगे। इफ़ यू डोंट हैव दैट अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको खाने का मन है और आपके पास बनाने के लिए मम्मी या कोई अदर सोर्स नहीं है, तो आप ज़रूर ऐसा ट्राई करोगे कि एटलीस्ट आप मैगी तो बनाना सीख जाओ, राइट। तो ऐसा ही इन्होंने भी किया था। इनके पास भी जब खाना ख़त्म होने लगा था तो ये लोग पहले तो एनिमल्स जब ख़त्म होने लगे थे तो ग्रीन वेजिटेबल्स पे आ गए थे। ऐसे करके चेंजेस खुद में लाना शुरू किए थे। जब इनको ठंडी लगने लगी, वेदर चेंज हुआ, पहले तो ऐसे ही मतलब नेकेड घूमा करते थे, ठंडी लगने लगी तो एनिमल्स को जिनको मार करके खा लेते थे अंदर का, और बाहर का फ्लैश को ही ओढ़ करके घूमते रहते थे खुद को सेव करने के लिए। देन उससे थोड़ा आगे बढ़े तो कपड़े वपड़े पहनने लगे, पत्तों को लपेट लपेट कर पहनने लगे। तो इस तरह से अपने ज़रूरत के हिसाब से इन्होंने चेंजेस करना शुरू किया। Now, what is Lamarck theory of inheritance of acquired characters? लमार्क का क्या थ्योरी था इनहेरिटेंस ऑफ acquired characters के पीछे? लमार्क was born in 1744 and he died in 1829. ठीक है, born in 1744 and died in 1829. Proposed his idea of evolution on the basis of his studies on the patterns of fossil and matching the organisms to their environment. लमार्क ने अपने जो आइडियाज़ थे इवोल्यूशन के, उसे कैसे जज किया था या कैसे इमेजिन किया था। अब ऑफकोर्स लमार्क जो थे वो तो 1744 में बर्थ ली और 1829 में इनका डेथ हो गया। तो जो चीज़ें ये 1744 के पहले देखे ही नहीं, उसको इन्होंने कैसे इमेजिन कर लिया, या क्या ऐसे सोर्सेस थे जिनसे इनको पता चला कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो कैसे हुआ करते थे, कैसे जीते थे, कैसे खाते थे, राइट। तो कैसे पता चला? ये जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, दे वर वेरी क्लेवर। इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े स्टोन्स में छोटे छोटे स्टोन्स के हेल्प से डायग्राम्स बनाते थे। दे यूज टू डू देयर टाइम पास। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना इंडियंस में और या फिर ह्यूमन बींग्स में जो आर्ट होता है ना, इट इज़ इन आवर ब्लड। तो क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स वर वेरी गुड इन ड्राइंग। वो लोग बड़े बड़े पत्थरों में एक दूसरे की इमेजेस बनाते थे कुछ कुछ करते हुए। तो उसी चीज़ों को देखकर, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं ड्राइंग्स को देखकर आज हमें पता चलता है कि किस तरह की चीज़ें हुई करती थी, मतलब हुआ करता था हमारे पास्ट में, जो कि काफ़ी साल पहले की बात है। मतलब आई गेस मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर या थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिफोर वो चीज़ें हुई करती थी। तो वो चीज़ें हमें पता चल रही है वो पत्थरों को देखकर, जो ज़मीन के नीचे बहुत गड़ी हुई हैं। ठीक है, आज उन पत्थरों का कीमत है, अच्छी खासी दाम मिलती है उन पत्थरों को स्टडी करने के लिए एंड ऑल। और इन सब चीज़ों का भी एक अलग स्टडी है। लाइक जैसे हम लोग बायो साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उस तरह से स्टोन्स की स्टडी करने का भी एक प्रॉपर कोर्स है, जिसकी वजह से लोग ये सब पढ़ पाते हैं, कर पाते हैं। तो इन्होंने, मिस्टर लमार्क ने फॉसिल्स में देखकर वो पैटर्न्स को स्टडी किया, पढ़ा, उससे कुछ नॉलेज गेन किया और फिर ये इमेजिन किया और अपना प्रपोज्ड आइडिया दिया कि पहले के लोग इस तरह के हुआ करते थे और उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता था, जिसको प्रूव करने के लिए उन्होंने वो पैटर्न्स को लोगों को शो भी किया।
ऐसा नहीं है कि खुद ही से कुछ भी सोच लिए, आज आइडिया आया कि चलो ऐसे लोगों को बुद्धू बनाते हैं एंड ही डिड दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। पर उन्होंने इसका प्रॉपर एग्जाम्पल भी दिया, जो उनको स्टोन्स मिले, जो उन्होंने पता नहीं कहाँ से खोद कर वो स्टोन्स निकाले थे, लेकिन कहीं से भी उनको वो मिला और उन्होंने उसकी प्रॉपर स्टडी की और लोगों को उसका एग्जाम्पल भी दिया। He explained his findings using the following two principles। अच्छा, वो स्टोन्स को पढ़ने के लिए भी इन्होंने दो अपने प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है। पढ़ तो लिए उसको, स्टोन्स को देख लिए, पूरा पैटर्न बनाए उसका इमेजिनेशन किए, आइडियाज दिए, प्रपोजल्स दिए, ठीक है, और उसको किए दो प्रिंसिपल्स में डिवाइड। सारा कुछ करने के बाद क्या क्या प्रिंसिपल्स थे इनके? पहला यूज एंड डिसयूज, एंड द सेकेंड वॉज इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। पहला यूज एंड डिसयूज जो है वो क्या था? यूज एंड डिसयूज, इट स्टेट्स दैट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर यूज्ड एक्सटेंसिवली, मतलब जो हमारे बॉडी के पार्ट्स बाहर से बहुत ज्यादा काम आते हैं, वो लोग बहुत लार्ज और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये लॉजिक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये लॉजिक कितना अच्छा लगता है या कितना आप लोग इस चीज़ के साथ सहमत हो, ठीक है, कितने लोग अग्री करते हो इस बात से। तो इनके अकॉर्डिंग ये जो एक्सटेंसिव पार्ट्स हैं हमारे, जैसे कि हमारे आईज, हेयर्स, नोज, नेल्स, हैंड्स, लेग्स, स्टमक, जितने बाहर दिखने वाले पार्ट हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सटेंसिवली यूज में लेते हैं, मोस्टली हैंड्स एंड लेग्स को जो हम लोग यूज में लेते हैं, वो सब टाइम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग और लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, while those that are not used deteriorate। और इसके ऑपोजिट जो पार्ट हमारे यूज में नहीं आते हैं, कौन से पार्ट हमारे बॉडी के यूज में नहीं आते हैं? आई डोंट नो, आई गेस सभी पार्ट्स यूज में आते हैं, बट जो पार्ट यूज में नहीं आते हैं वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट कर जाते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। ही एक्सप्लेन दिस बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ जिराफ। उन्होंने इसका जो एग्जाम्पल दिया, अब बोल तो रहे हैं कि ऐसा होता है तो कुछ तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा, वरना आसपास के लोग बोलेंगे साइंटिस्ट बुद्धू हो गया या पागल हो गया है। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए एक एक्सप्लेनेशन भी दिया, और एक्सप्लेनेशन के लिए इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया। इन्होंने क्या कहा? लमार्क सजेस्टेड दैट द जिराफ इवॉल्व फ्रॉम ग्राउंड। जो जिराफ है वो ग्राउंड में घूमता रहता था और नीचे की जमीन की जो घासें होती थी उन्हें खाता था। बट एट अ लेटर स्टेज, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि नीचे का जितना भी छोटे छोटे पेड़, श्रब्स और हर्ब्स थे वो सब खत्म हो गए। द एरिया फेल शॉर्ट ऑफ इट्स ग्राउंड लेवल वेजिटेशन। ग्राउंड लेवल के जो वेजिटेशन थे, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते थे, मतलब जिनको नॉर्मली खा सकें जिराफ लोग, वो लोग खत्म हो गए। जो हम लोग भी तोड़ सकें, नॉर्मल हाइट के लोग जिनको तोड़ सके, खा सकें, वो सब खत्म हो गया। एंड thus the giraffe took to feeding from trees। और फिर ट्रीज से जिराफ ने अपना खाना शुरू किया। लाइक जिराफ आर हर्बीवोर्स, तो वो लोग ट्रीज से अपना खाना लेने लगे। कैसे? कांस्टेंट स्ट्रेचिंग ऑफ इट्स नेक एंड फोर लिम्स। अब क्योंकि ग्राउंड लेवल का सारा खत्म हो गया था, मतलब नीचे शॉर्ट हाइट वाले जितने भी पेड़ पौधे थे वो लोग खत्म हो गए थे, तो क्या हुआ, ऊपर मुंडी उठा करके जिराफ को अपना खाना स्ट्रेच करना पड़ता था, अपने नेक को ऊपर की तरफ या फोर लिम्स को अपने ऊपर बॉडी की तरफ, ताकि वो पेड़ को जो है नीचे कर सके डाली को और फिर खा सके। तो ये जो कंटिन्यूस स्ट्रेचिंग होती थी, कांस्टेंट स्ट्रेचिंग होती थी ऊपर की तरफ, जिराफ का मुंह करना और नेक को ऊपर की तरफ ले जाना, इससे क्या हुआ, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते बढ़ते इनका जो लिम्स है और इनका जो नेक है वो हमेशा वैसा ही रह गया। ठीक है, कांस्टेंट स्ट्रेचिंग ऑफ इट्स नेक एंड फोर लिम्स ओवर मेनी जनरेशंस, बहुत समय से, बहुत जनरेशन से ऐसा करते 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 रिजल्टेड इन दीज स्ट्रक्चर्स बिकमिंग लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर so as to reach higher leaves। तो क्या हुआ, इनका ऐसा ही बॉडी स्ट्रक्चर ही हो गया। जनरेशन टू जनरेशन ये लोग अपना गर्दन को इतना ऊंचा करते आए, इतने लिम्स को अपने इतने ऊंचा ऊंचा पेड़ से खाने के लायक बनाने का कोशिश करते आए, तो फाइनली इनका स्ट्रक्चर ही वैसा हो गया कि अब इन लोग इस तरह से खाते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ग्राउंड लेवल के जो वेजिटेशन है वो सब बिल्कुल खत्म हो गए हैं,
कोई ग्रास नहीं है, कोई स्मॉल ट्रीज नहीं है, बस ये एक बड़ा सा ट्री है और यही एक साधन है जिससे ये जिराफ अपना फूडिंग कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो अपने नेक है इसको इतना स्ट्रेच किया ऊपर का पार्ट को खाने के लिए, जिसकी वजह से धीरे 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 इनका जो नेक था वो जनरेशन टू जनरेशन और ऊंचा होता ही गया और इनका यही बॉडी स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये मिस्टर लमार्क के द्वारा दी गई एग्जाम्पल है और इसको आप कितना ज़्यादा अग्री करते हो इस बात से और कितना ज़्यादा नहीं करते हो, शेयर योर व्यूज ऑन द कमेंट बॉक्स। कमिंग टू द नेक्स्ट thing that Mr. Lamarck said was inheritance of acquired characters. It stated that an organism could pass its modification to its offsprings. तो इन्होंने क्या कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लोग अपना मॉडिफिकेशन, मतलब वो लोग अपना किस तरह से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, वो मॉडिफिकेशन अपने ऑफस्प्रिंग्स को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पेरेंट्स अगर कुछ ऐसा किए हैं जिससे उनमें जेनेटिक या फिर फिजिकल वेरिएशन आए हैं, तो हो सकता है कि वो जो चेंजेस है वो हमारे अंदर भी दिखे। अगर वो लोग बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, उनका ह्यूमर बहुत अच्छा है, या अगर उनका नेचर बहुत अच्छा है, या अगर उन लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, मतलब बहुत इमोशनल हैं, तो उन्होंने अगर ये चीज़ों खुद में डेवलप किया है तो हो सकता है कि उनके ऑफस्प्रिंग में हमारे में भी वो क्वालिटीज़ आ जाए। Lamarck postulated that the long muscular neck and forelimbs of the living giraffe, तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो जिराफ की जो नेक है, लॉन्ग नेक, और ये जो लंबे लंबे लेग्स और फोर लिम्स हैं और इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ऑफ कोर्स ये इतनी हाइट को इतना कवर कर रहे हैं, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इनके लेग्स जो हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एंड मस्क्यूलर नेक है ये लिविंग जिराफ के वर पास्ड ऑन टू देम बाय देयर एंसेस्टर्स। तो ये एक बार में जिराफ इतना लंबा नहीं हो गया, या इसका नेचुरल एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं था, ये धीरे 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 पहले के जिराफ हो सकता है इतने हुआ करते थे, फिर उससे ज़्यादा और स्ट्रेच करना पड़ा तो इतने लंबे हो गए, फिर और स्ट्रेच करना पड़ा तो नेक्स्ट जनरेशन में इतने हो गए। ठीक है, तो वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता गया और उसके एंसेस्टर्स ने आगे वाले जिराफ्स को ये क्वालिटी पास करते गए एंड द सेम कैरेक्टर विल कंटिन्यू टू अपीयर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और अगर ये लोग और लंबे होते जाते हैं, इनको अगर यहाँ पे भी ट्रीज में खाना नहीं मिलता है इतने दूर में भी, तो ये लोग अपने आप को और ऊंचा करेंगे और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, ये और स्ट्रेच होगा और नेक बढ़ेगा और इसके जो आगे वाले ऑफस्प्रिंग है वो लोग हो सकता है यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, तो ये जनरेशन टू जनरेशन इनका हाइट इंक्रीज होता गया और जिसकी वजह से आज इनका ये अपीयरेंस है, इनका फोर लिम्स, इनका नेक इतना ज़्यादा लॉन्ग, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मस्क्यूलर है। तो ये जो दो थ्योरीज थी, यूज एंड डिसयूज, ठीक है, फर्स्ट वन यूज एंड डिसयूज एंड द सेकेंड वन वॉज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये हमें मिस्टर लमार्क ने दिया था। His theory was of inheritance of acquired characters, which was related to theories of evolution. In the next video, we will be studying about Charles Robert Darwin. As we said, as I said, इस चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में हम लोग बहुत सारा स्टडीज़ करेंगे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स हैं जो हमें दिए हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इन्होंने हमारे से इंट्रोड्यूस किए हैं, शेयर किए हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियोज़। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।